नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको नीमराज सुंडा जी ने लिखा है। आज हम लोग इसका 151वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग का। मुझे लग रहा है ये शायद दूसरा लेक्चर होने वाला है। इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं उसको बता दूं। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कल वाला जो लेक्चर मैंने पढ़ाया था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने पढ़ाए थे, जो थोड़े बहुत बच गए हैं उसको इस लेक्चर में कवर करेंगे। और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कुछ, एक टेबल नुमा फॉर्म है उसमें डिस्कवरीज के बारे में लिखा गया है कि ये, जैसे मान लो सेल की डिस्कवरी किसने की थी, सेल डिवीजन की डिस्कवरी किसने की थी, मियोसिस की डिस्कवरी किसने की थी, माइटोसिस की डिस्कवरी किसने की थी। इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो और आप इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आप ये जो 8 कोर्सेज यहाँ पर दिए गए हैं, ये 8 कोर्सेज आप पढ़ रहे होगे। अगर आप चाहते हैं कि ये 8 कोर्सेज आपको डिटेल में पढ़ने को मिल जाए, तो आपको क्या करना है कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और स्कैन करके आपको 500 रुपए का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद जो आपने पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट हमारे तक भेजना है। और हम तक भेजने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाओ और टेलीग्राम पर जाके आपको सर्च करना है @विजय कुमार गिरी 945। जिस तरीके से लिखा है बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से आपको लिखना है। और लिखोगे जब इसके बाद, तो आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर दिखेगा, वहां पर आपको अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है और जिस मोबाइल नंबर से आप टेलीग्राम चलाते हो उसको सेंड कर देना है। इसके बाद जो आपको पूरा कोर्स है वो अच्छे से प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसमें ये 8 सब्जेक्ट आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इससे आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, जो कि आगे जाके कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जब आप तैयारी करोगे तो उसमें भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इसके साथ साथ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप पढ़ रहे हो उसमें भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इन सभी चीजों से आप अच्छा से अच्छा डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन है उसको लिख पाओगे और अपना स्कोर जो है वो अच्छे से अच्छा बढ़ा पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं, पीसीआर टेक्निक प्रोवाइड सेवरल कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। ध्यान से समझना, ये एक तरीके का जो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है, ध्यान से समझना। जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं तो कई बार हमको क्या करना होता है, जो डीएनए का सीक्वेंस होता है उसके एक डीएनए के सीक्वेंस को एक प्लांट से निकालकर किसी दूसरे प्लांट में लाना होता है, कि जिससे हम एक डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स किसी दूसरे प्लांट पर पहुंचा पाए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, कुछ स्पेसिफिक डीएनए का सीक्वेंस होता है। जैसे मान लो इतना बड़ा डीएनए है, उसमें से यहां तक का जो सीक्वेंस है, अगर मान लो हमको वो पसंद आ गया, बीच में से मान लेते हैं कि इतनी दूर का जो डीएनए का सीक्वेंस है हमको ये पसंद आ गया, ये डिजायरेबल करेक्टर है, अगर ये वाला इस प्लांट में आ गया तो हमारा प्लांट ये वाला जो है वो अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, किसी एक प्लांट से इतने सीक्वेंस को निकाल के इसकी कॉपी को किसी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को निकाल के दूसरे में यूज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीसीआर टेक्निक। इसी टेक्निक की वजह से, इसी टेक्निक से इसको किया जाता है। ये लैब में होने वाला काम है, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इसको करा जाता है, ये आम लोगों के लिए नहीं है। बात करेंगे साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग द सीक्वेंस ऑफ डीएनए इन स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज में जो सीक्वेंस होता है डीएनए का, वो डीएनए स्पीसीज किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरीके से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को वो डिराइव कर रहा है, इन सभी चीजों के बारे में हमको कहाँ पढ़ने को मिलता है, वो हमको पढ़ने को मिलता है जीनोमिक में। जीनोमिक जो होता है, इसी में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो डीएनए का सीक्वेंस है वो किस तरीके से है, और ये जो डीएनए का सीक्वेंस है ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके जा रहा है। तो ये सब चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे, जीनोमिक में पढ़ते हैं। जीनोमिक की बात करें तो जीनोमिक which is the study of genomes, the complete set of DNA within an organism including all of its gene। ध्यान से समझना, कोई एक डीएनए है, ठीक, इतना बड़ा सा मैंने एक डीएनए बना लिया। इस डीएनए में आपको क्रोमोसोम मिलेगा, सॉरी, इस डीएनए में आपको जीन मिलेगा और तमाम चीज मिलेंगी। तो जब हम जीनोम की बात कर रहे होते हैं तो जीनोम में हम क्या बात करते हैं, स्टडी ऑफ जीनोम, द कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। जीनोम क्या होता है, एक कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए होता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए की जितनी भी चीजें होती हैं सभी चीजें इसमें एक कंप्लीट सेट में मिल जाती है। कहने का मतलब, अगर हम एक जीनोम निकाल लें तो उससे हमें पूरे डीएनए के अंदर जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं हमको सब मिल जाएगा। इसी के बारे में बात कर रहा है। अगली जो पॉइंट है, द लाइन ऑफ होमोजाइगस एंड होमोजीनियस इन नेचर आर कॉल्ड प्योर लाइन। प्योर लाइन ऐसी लाइन होती है जहां पर जितने भी जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो होमोजाइगस होते हैं
और होमोजीनियस भी होते हैं। इसके बारे में अभी मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा कि होमोजीनियस क्या होते हैं और होमोजाइगस क्या होते हैं, दोनों के बारे में डिटेल में समझेंगे, होमोजाइगस और होमोजीनियस। इसमें आप ऐसे समझो कि जब दोनों चीजों में होमोजाइगस होता है तो यानी कि बिल्कुल 100% प्योरिटी की यहाँ पर बात हो रही है। तो 100% प्योरिटी कहाँ पर आपको दिखने को मिलेगी? 100% प्योरिटी केवल और केवल प्योर लाइन में देखने को मिलती है। जो प्योर लाइन होता है उसमें जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सभी किस किस तरीके से होते हैं? होमोजाइगस होते हैं और होमोजीनियस भी होते हैं। ये दोनों भी चीजें होती क्या है इसको मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा, तो आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। बात करेंगे आटो ट्रिप्लॉइड फाउंड इन बनाना। बनाना में आटो ट्रिप्लॉइड पाया जाता है, ध्यान से समझना। एक तो होता है आटो, आटो पॉलीप्लाइडी, और वो एक होता है आलो पॉलीप्लाइडी। तो ये दोनों चीजें क्या होती है इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। ये आटो जो आटो पॉलीप्लॉइडी है, इसी को हम आटो ट्रिप्लॉइडी भी बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ट्रिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइडी का मतलब दो से अधिक, एक से अधिक होता है तो पॉलीप्लॉइडी में आ जाएगा। जैसे डिप्लॉइड होता है, फिर ट्रिप्लॉइड होता है, फिर टेट्राप्लॉइड होता है, पेंटाप्लॉइड होता है, हेक्साप्लॉइड होता है। इस तरीके से होता है। ये चीजें होती क्या है इसको भी मैं अगले स्लाइड में पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप ऐसे समझो कि ऑटो ट्रिप्लॉइड जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? बनाना में पाया जाता है। बनाना में n इक्वल्स टू होते हैं 13 क्रोमोसोम नंबर, और क्योंकि ये ट्रिप्लॉइड होता है तो 3n इक्वल्स टू 33 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। ये कि जब मैंने बनाना पढ़ाया था तो आपको बताया था कि बनाना के अंदर 33 क्रोमोसोम नंबर होते हैं, क्योंकि ये 3n होता है बोले तो ये ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है। इफ द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, द प्रोसेस कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। ध्यान से समझना। अगर कोई फ्रूट है, ठीक, क्या है, कोई मान लो हम एक यहाँ फ्रूट बना दे रहे हैं, अगर इस फ्रूट में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब इसमें जो मेल और फीमेल का जो फ्यूजन होके जो गैमेट बनता है, जो जाइगोट बनता है, उसका फॉर्मेशन नहीं हुआ है, और उसके बाद भी इसमें क्या बन गया है? फ्रूट बन गया है, तो उसको हम किस वजह से बोलते हैं? क्यों बन जाता है? पार्थिनोकार्पी की वजह से बन जाता है। ध्यान से समझना, पार्थिनो के कार्पी की वजह से जो अंगूर आता है, अंगूर में सीड नहीं पाया जाता है, बिना ही फर्टिलाइजेशन के अंगूर का पौधा, अंगूर के फल तैयार हो जाते हैं। इसी तरीके से जो बनाना होता है, इसमें भी यही तरीका पाया जाता है। बनाना और ग्रेप्स, ये दोनों में पार्थिनोकार्पी होती है, और ये पार्थिनोकार्पी की वजह से ही इसमें सीड नहीं बनता है। एक बार फिर से आप समझ लो, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पार्थिनोकार्पी। ठीक, आगे पढ़ेंगे। रिपीटेड क्रॉसिंग ऑफ हाइब्रिड प्रोजनी बैक टू वन ऑफ इट्स पेरेंट्स इज कॉल्ड बैक क्रॉस। बैक क्रॉस के बारे में हम बात करें तो बैक क्रॉस का देखो सिंपल सा मतलब होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, एक पेरेंट है, ठीक, ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। अब ये जो टी करेक्टर है, मान लेते हैं कि ये टी करेक्टर किसका है? टाल का है, यानी कि पौधा टाल होगा। और ये स्मॉल टी जो है ये होगा ड्वार्फ का। मान लेते हैं ये किसका है? ड्वार्फ का। टाल का मतलब लंबा पौधा होगा, और इसका मतलब बौना पौधा होगा। कैसा पौधा होगा? ये होगा बौना पौधा। अब ध्यान से समझना, थोड़ी मैं इसको पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा जो चीजें हैं, जो फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स है, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्योंकि वो चीजें जब आप पढ़े रहोगे तभी ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ तभी समझ में आएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स जो अभी मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स बताया है, उसमें ये सब चीजें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई है। तो वहां से आपको अगर फंडामेंटल थोड़ा क्लियर होगा तो मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ ये आपको समझ में आएगा। तो ये जो टाल लिखा है, जो कैपिटल टी है, ये टाल है, और ये कैसा है? ये डोमिनेट है, डोमिनेंस है। और ये कैसा है? रिसेसिव है। ये डोमिनेंस है और ये रिसेसिव है। कहने का मतलब जब इसका और इसका क्रॉस होगा तो जो अगली प्रोजनी बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, और इसके बाद फिर क्या होगा? फिर इसको हम एक बार किसी दूसरे से क्रॉस करा देंगे, तो वो क्या कहलाता है? हमारा बैक क्रॉस कहलाता है। अब एक बार मैं आपको फिर से डिटेल में समझाता हूँ, ध्यान से समझना। एक मान लो कि हमारे पास ये पौधा है, ठीक, एक तो ये पौधा है, इसको मैंने यूज कर लिया फीमेल के तरीके से, और एक ये पौधा है, इसको हमने यूज कर लिया मेल की तरह से। ठीक, अब इन दोनों को जब हमने क्रॉस किया तो हमको जो F1 संतति मिली वो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिली, यानी कि ये हेट्रोजाइगस बना। क्या मिला? हेट्रोजाइगस मिला।
ठीक। और ये दोनों कैसे थे, ये होमोजाइगस थे, क्योंकि दोनों जो एलील थे वो बिल्कुल सेम सेम थे। ठीक, ये इसमें केवल टाल था, इसमें केवल डॉर था। अब ध्यान से समझना, जब हमने इसको किया तो ये जो होमो में थे दोनों, यानी कि सेम सेम इसमें एलील थे, इसमें दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसमें दोनों में कैपिटल टी है, तो ये दोनों जब बाद में क्या हुआ, इनका जब क्रॉस हुआ तो इनका जो लड़का हुआ, जो इनकी F1 संतति है, यानी कि पहली जनरेशन जो आई, ये कैसी हो गई, ये हेट्रोजाइगस हो गई। अब बाद में क्या होगा कि हमने इस कैपिटल टी और स्मॉल टी को किसी एक पुराने पेरेंट से मैंने क्रॉस करा दिया। ध्यान से समझना, बिल्कुल इसको शुद्ध भाषा में बनाऊं तो आप अन्यथा में नहीं लीजिएगा, इसको थोड़ा समझने के लिए मैं बता रहा हूं। मान लो ये क्या है, फादर है, और ये मदर है, इनसे पैदा हुआ एक, मान लो डॉटर पैदा हो गई। ठीक, क्या हुई, डॉटर आ गई। अब इस डॉटर का इस मदर के साथ, ओ सॉरी, इस डॉटर का तो हो नहीं सकता, ऐसे समझो, इस डॉटर का इस फादर के साथ एक बार फिर से मैंने क्रॉस करा दिया, तो उसके बाद जो पैदा होगा वो, और मान लो अगर यहाँ डॉटर ना पैदा होके सन पैदा हो जाता, तब इस सन का इस मदर से अगर क्रॉस करा दिया जाता तो जो पैदा होता, तो ये दो दो चीजें हैं, ये बिल्कुल बैक क्रॉस है। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा F1 बन के आ रहा है, यहाँ पर ये F1 बन के आ रहा है इन दोनों के क्रॉसिंग से, इसको फिर बाद में यहाँ से फिर से मदर, ये जो मदर थी, इसी को फिर से यहाँ पर लाके क्रॉस कराया जा रहा है इन दोनों का। अब इन दोनों का क्रॉस कराया जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं डोमिनेंट बैक क्रॉस, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये डोमिनेंट बैक क्रॉस वाली है। और यहाँ पर जो हम बैक क्रॉस हम कराते हैं इसको बोलते हैं रेसेसिव बैक क्रॉस। ठीक, तो एक तो हो गया डोमिनेंट बैक क्रॉस और एक रेसेसिव बैक क्रॉस। यहाँ पर जो ये कैपिटल स्मॉल टी टी लिखा है ये थोड़ा सा गलत हो गया है, आप यहाँ पर कैपिटल टी कर देना, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल डबल टी, इन दोनों का क्रॉस होगा, तो ये क्या होता है, ये डोमिनेंट बैक क्रॉस होता है, यानी कि यहाँ पर डबल टी होना चाहिए। तो ये डोमिनेंट बैक क्रॉस हो गया, और ये वाला हो गया क्या, ये वाला जो आपका है वो रेसेसिव बैक क्रॉस हो गया। ध्यान से समझ में आया। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर जो ये स्मॉल टी है ये वाली है। ठीक, यानी कि पेरेंट वाला जो, इसमें एक पेरेंट को फिर से यूज कर लिया गया पहली संतति में, और दूसरे में ये जो है इसको फिर से यहाँ पर यूज कर लिया गया दूसरी संतति में। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ सकते हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। ठीक, आगे बात करते हैं, रिपीटेड क्रॉसिंग तो एक बैक क्रॉस हो गया। आगे बात करते हैं द टिफ्ट 23A एंड कफिर या काफिर 60 आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ मेल स्टेरिलिटी इन पर्ल मिलेट एंड सोरघम रिस्पेक्टिवली। सोरघम में जो मेल स्टेरिलिटी आती है वो खरीफ 60 की वजह से आता है, एक जीन होता है, और जो पर्ल मिलेट होता है इसके अंदर जो मेल स्टेरिलिटी आती है वो टिफ्ट 23A की वजह से आता है। अब इसमें क्या होता है, इसी जीन की वजह से जो पर्ल मिलेट होता है उसका मेल काम का नहीं रह जाता है। मतलब वो अगर सेम ही पौधे पर अगर चाहे, जैसे मान लो कि एक पौधा है, ठीक, मान लो ये इतना बड़ा एक पौधा है, इसी पौधे पर मेल भी है और इसी पौधे पर फीमेल भी है। अब इसका क्योंकि मेल इस पौधे को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, यहाँ पर जाएगा तो ये काम का नहीं रहेगा। ये मेल किसी दूसरे पौधे पर जब जाएगा तो वहां की फीमेल को, इसको अगर यहाँ वाला जाएगा इस पे जाएगा तो इसको तो फर्टिलाइज कर देगा, लेकिन इसको तो फर्टिलाइज कर देगा, लेकिन ये दोनों आपस में फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो इसी को बोलते हैं मेल स्टेरिलिटी। तो ये मेल स्टेरिलिटी पाई जाती है आपका पर्ल मिलेट में, जिसको हम बाजरा बोलते हैं, और सोरघम में, दोनों में पाई जाती है। तो जो ये वजह होती है जो मेल स्टेरिलिटी की, ये टिफ्ट टिफ्ट 23A जीन का नाम है, और ये खरीफ 60 ये भी एक जीन का नाम है। तो खरीफ जो 60 जीन होता है ये सोरघम में मेल स्टेरिलिटी का कारण होता है, और टिफ्ट 23 ये जो होता है ये पर्ल मिलेट में जो होता है वो स्टेरिलिटी का कारण होता है। बात करेंगे इथिडियम ब्रोमाइड, साइंटिफिक नेम है, हैज बीन फाउंड effective in inducing cytoplasmic male sterility in pearl millet and barley। ध्यान से समझना। अब देखो एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी क्या होती है, गैमेटोफिटिक मेल स्टेरिलिटी क्या होती है, ये दोनों चीजें काफी डीप वाली चीजें हैं, तो यहाँ पर मैं इन चीजों को नहीं बता सकता। बस आप ऐसे समझो कि इथिडियम जो ब्रोमाइट होता है ये इफेक्टिव होता है पर्ल मिलेट और बार्ले में साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के लिए। ठीक, अगर बार्ले और पर्ल मिलेट में हमको साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी फाइंड आउट करनी है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी लानी है,
तो उसके लिए हमको इथिडियम ब्रोमाइड जो होता है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा। जब इथिडियम ब्रोमाइड का हम यूज कर लेंगे पर्ल मिलेट में और बार्ले में, तो इसकी वजह से वहां पर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी पाई जाती है। मेल स्टेरिलिटी क्या होती है मैंने बता दिया है। अब साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी क्या होती है और गैमेटोफिटिक मेल स्टेरिलिटी क्या होती है मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने एक बार इसको पढ़ाया है। आप इंस्टेंट हार्टिकल्चर जो मैंने पढ़ाया है उसमें जो पहला पार्ट है, जब मैंने मैंगो पढ़ाना स्टार्ट किया है उससे जस्ट पहले जो उसके 5-6 लेक्चर हैं, उसको जब आप देख लोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी क्या होती है, गैमेटोफिटिक मेल स्टेरिलिटी क्या होती है। और अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझना है तो फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स का जो कोर्स है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, वहीं पर लिखा गया है। बात करेंगे अगले पॉइंट की, होमोजाइगस। मैंने बोला था अभी मैं होमोजाइगस और होमोजीनियस बताऊंगा। होमोजाइगस की बात सुनूंगा। डेफिनेशन, होमोजाइगस डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल हु हैज टू आइडेंटिकल एलील फॉर ए पार्टिकुलर जीन। ध्यान से समझना, मैंने बोला था ये जो चीज है इसको कहलाता, ये कहलाता है क्रोमोसोम। ठीक, क्रोमोसोम बोलते हैं या क्रोमोसोम बोलते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। यहाँ पर ये जो होता है, इसको दोनों को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं क्या, एलील बोलते हैं। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द सेम जीन इज नोन एज एलील। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द सेम जीन कहने का मतलब ये है कि मान लो एक तो ये है कैपिटल बी और एक स्मॉल बी है। मान लेते हैं यहाँ कैपिटल बी स्मॉल बी ना होके कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाता। ठीक, अब ये दोनों किसके हैं, हाइट के जीन। ठीक, तो ये दोनों अपोजिट हैं। ठीक, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। ये हाइट का है तो इससे हाइट बढ़ जाएगी, ये हाइट है तो इससे हाइट घट जाएगी। लेकिन है दोनों पैरामीटर तो किसके हैं, दोनों पैरामीटर हैं तो हाइट के ही। ठीक, तो जब किसी एक जीन का अल्टरनेट जो फॉर्म होता है उसी को हम बोलते हैं एलील। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझना कि इसका, जब आप इस क्रोमोसोम को देखोगे तो यहाँ पर भी कैपिटल बी है और यहाँ पर भी कैपिटल बी है। ये आपको जो थोड़ा सा एक पट्टी नुमा ऐसा लग रहा है कि ये पट्टी बांध दिया गया है, ये भी यहाँ पर कैपिटल बी है और यहाँ भी कैपिटल बी है, इसको बोल रहे हैं एलील। ठीक, इन दोनों को मिला के बोलते हैं एलील। अब ये क्योंकि दोनों सेम सेम है तो इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। यहाँ पर स्मॉल बी है और स्मॉल बी है तो इसको भी होमोजाइगस ही बोलेंगे। यहाँ पर हेट्रोजाइगस बोलेंगे। ठीक, हेट्रोजाइगस क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो जीन है उनके अल्टरनेट फॉर्म दोनों अलग अलग पाए जा रहे हैं। यहाँ पर कैपिटल बी है और यहाँ पर स्मॉल बी है तो इस वजह से हेट्रोजाइगस हो गया। यहाँ पर स्मॉल बी है और कैपिटल बी है तो ये भी कैसा हो गया, हेट्रोजाइगस हो गया। अब ध्यान से समझ, अगर हम होमोजाइगस ये है और किसी एक होमोजाइगस से हम और भी क्रॉस कराएंगे तो हमारा क्या बन के आएगा, हमारा हमेशा होमोजाइगस ही बन के आएगा। ध्यान से समझना, ये एलील जो है, जीन क्या है, ये सभी चीजें बहुत फंडामेंटल वाली चीजें हैं। ये मैंने आपको सब उसमें पढ़ाया है लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा और फिर से बताता हूँ। जो क्रोमोसोम होता है, ठीक, ध्यान से समझ, जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम पे क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। ठीक, अब ये जो जीन पाया जाता है, मान लो कि कोई एक करेक्टर है। अब ये करेक्टर है, इस करेक्टर के दो फॉर्म मान लेते हैं हम। करेक्टर है एक हाइट, हाइट मान लो या कलर मान लो। ठीक, मान लेते हैं कलर, कलर मान लेते हैं। एक तो है रेड कलर और एक है व्हाइट कलर। ठीक, तो अगर कैपिटल आर और कैपिटल आर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और अगर कैपिटल डब्लू और कैपिटल डब्लू हो रहा है तो ये व्हाइट कलर हो जाएगा। तो ये होमोलोगस के लिए होमोजाइगस है। किसके लिए, रेड कलर के लिए, फ्लावर का कलर रेड हो जाए, और व्हाइट के लिए होमोजाइगस ये है। अगर मान लेते हैं रेड और कैपिटल आर और स्मॉल आर हो जाता है, कैपिटल डब्लू और स्मॉल डब्लू हो जाता है, तो कलर तो इसका भी रेड रहेगा क्योंकि ये वाला रेड डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है। तो जो रेसेसिव होता है वो F1 जनरेशन में अपना प्रभाव दिखा नहीं पाता है। तो कलर तो इसका भी रेड रहेगा लेकिन ये हेट्रोजाइगस होगा। और इसको फिर जैसे हम इसका जब फिर से हम अगली बार क्रॉस करा देंगे तो इसका क्रॉस बनेगा तो हमको कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों मिल जाएगा। तो कैपिटल आर जो ये हो जाएगा ये रेड कलर का हो जाएगा और स्मॉल आर होगा ये रेड कलर का नहीं होगा, किसी दूसरे कलर का हो जाएगा। तो ये चीज, इन चीजों की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ। तो जब भी होमोजाइगस की बात हो रही है तो होमोजाइगस में जो जीन होते हैं वो जीन के जो पेयर बनते हैं एलील के, वो दोनों बिल्कुल सेम ही सेम होते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर देखो लिखा है, होमोजाइगस डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल हु हैज टू आइडेंटिकल एलील। ये बिल्कुल टू आइडेंटिकल एलील हैं सेम जीन के।
फॉर ए पार्टिकुलर जीन, एक ही जीन के आइडेंटिकल एलील है। आइडेंटिकल एलील समझते हो? आइडेंटिकल एलील का मतलब बिल्कुल सेम सेम। अगर ये लॉन्ग वाला रहेगा, ये वाला लॉन्ग है तो ये वाला भी लॉन्ग होगा, ये वाला शॉर्ट है तो ये वाला भी शॉर्ट होगा, तो इसको बोलते हैं होमोजाइगस। एलील आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द सेम जीन, एक ही जीन के डिफरेंट वर्जन्स होते हैं। जैसे बात करेंगे फॉर पर्पल, पर्पल फ्लावर कलर के लिए पी होता है और व्हाइट फ्लावर कलर के लिए स्मॉल पी होता है। तो अगर कैपिटल पी हो गया तो पर्पल कलर होगा, स्मॉल पी हो गया तो व्हाइट फ्लावर होगा। यही मैंने अभी एग्जांपल देके आपको यहाँ पर समझाया था। ठीक, तो ये चीजें होती हैं। एक ही करेक्टरिस्टिक से, करेक्टर क्या है? रंग है, करेक्टर है कलर। और अगर कैपिटल पी हो जाएगा तो पर्पल कलर हो जाएगा, और स्मॉल पी हो जाएगा तो व्हाइट कलर हो जाएगा। अगर होमोजाइगस होगा तो आपको हमेशा रेड रेड ही मिलता जाएगा। जब तक इसमें हम, या तो रेड ही मिलता जाएगा हमेशा, और या तो हमेशा व्हाइट ही मिलता जाएगा। अगर जब हम इसको हेटेरोजाइगस कभी बना दे जाएंगे तो उसमें हमको दोनों पौधे के जो है पॉपुलेशन वो मिलने लगेगी। यही चीज होता है। होमोजाइगस जीनोटाइप, होमोजाइगस डोमिनेंट बोथ एलील आर डोमिनेंट, जैसे पीपी पर्पल फ्लावर के लिए और स्मॉल पीपी व्हाइट फ्लावर के लिए, तो ये होमोजाइगस रेसेसिव हो। अब अगर इसका केवल क्रॉस करा दें, कैपिटल पी और कैपिटल पी, ये दोनों कैपिटल हैं, अगर इसका हम क्रॉस कराएंगे तो हमको हमेशा पर्पल मिलेगा। ठीक, और अगर हम हमेशा क्या कर दें, इसको स्मॉल पी और स्मॉल पी से अगर हमेशा हम क्रॉस कराते हैं तो हमको हमेशा व्हाइट मिलेगा, क्योंकि ये दोनों होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस है दोनों, और ये भी होमोजाइगस। लेकिन वहीं अगर हम बदल दें, कैपिटल पी कर दें और स्मॉल पी, अब इन दोनों का अगर हम क्रॉस करेंगे तो हमको कैपिटल पी स्मॉल पी मिल जाएगा, और फिर एक मिलेगा हमको स्मॉल पी और स्मॉल पी मिल जाएगा, और एक मिल जाएगा हमको कैपिटल, एक मिनट में फिर से लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा लिखने में आगे पीछे होगा। एक तो हमें मिल जाएगा कैपिटल पी, एक मिल जाएगा कैपिटल पी स्मॉल पी, फिर एक मिल जाएगा कैपिटल पी स्मॉल पी, और एक मिल जाएगा फिर से स्मॉल पी और स्मॉल पी। ध्यान से समझना, ये तो होमोजाइगस हो गए, ये भी होमोजाइगस हो गए, और बीच में ये दोनों हेटेरोजाइगस हो गए। तो 1:2:1, ये चीज आपको देखने को मिलती है। ये आप पढ़ोगे जब जेनेटिक्स में मेंडल्स का नियम पढ़ाएंगे तो उसमें ये चीजें होती हैं। आई होप कि आपको जो ये होमोजाइगस है वो समझ में आया। ठीक, ये होमोजाइगस है और ये वाला हेटेरोजाइगस है। ठीक, अगला जो स्लाइड है वो है होमोजीनियस। होमोजाइगस और होमोजीनियस में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो होमोजाइगस तो मैंने बता दिया, होमोजीनियस समझिएगा। होमोजीनियस की दो स्पेलिंग होती है, एक ऐसी होती है, एक ऐसी होती है। एक इसमें ई ओ यू एस कर देते हैं, और एन एन ई ओ यू एस कर देते हैं, और यहाँ पर ई लगा देते हैं, एक में नहीं लगाते हैं। refers to a group of population that is uniform or similar in genetic makeup। होमोजीनियस की जब हम बात कर रहे होते हैं, जैसे मान लो कि कोई अगर होमोजीनियस क्रॉप है, जैसे मान लो ये मैंने क्या कर दिया, गेहूं लगा दिया। ठीक, ये मेरा खेत है, यहाँ पर मैंने गेहूं लगा दिया। अब इस पूरे फील्ड में वीट की खेती हमने कर दी है, गेहूं की खेती। और अगर ये होमोजीनियस होंगे तो हमको गेहूं की बिल्कुल सेम वेराइटी मिलेगी। सेम वेराइटी मतलब ये देखने में भी सेम होंगे, और इनके अंदर जो जेनेटिक होगा, जेनेटिक जो मेकअप इनका होगा, ये भी बिल्कुल भी सेम होगा। तो इसी को हम बोलते हैं होमोजीनियस, मतलब एक समान। इसमें जितने पौधे आपको देखने को मिलेंगे सब बिल्कुल एक ही जैसे रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। जेनेटिक्स में क्यों क्या यूज होता है? ए होमोजीनियस पॉपुलेशन माइट हैव लिटिल जेनेटिक वेरिएशन। इसमें कभी कभी थोड़ा सा जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगा, हमको फिजिकल वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि अगर हम पौधा देखेंगे तो हमको हर पौधा एक ही जैसा लगेगा। में अगर हम उसके अंदर से जेनेटिक्स की बात करने लगेंगे, हर पौधे की जेनेटिक, तो हो सकता है थोड़ा मोड़ा कभी कभी थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाए। लेकिन ज्यादातर जो इंडिविजुअल होते हैं वो बिल्कुल एक ही एलील के सर्टेन ट्रायल को हमेशा ही प्रोपोगेट करते हैं, हमेशा बिल्कुल सेम ही रहे। जैसे होमोजीनियस का क्या मतलब है? मान लो कैपिटल पी के जितने भी हैं, कैपिटल पी, इस तरीके से जितने पौधे बन रहे हैं सब में कैपिटल पी वाले ही चीजें हैं पूरे खेत में। तो ये क्या हो जाएगा, एक होमोजीनियस पॉपुलेशन हमको देखने को मिल जाएगा।
आगे बात करते हैं ऑटो ट्रिप्लॉइडी। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना बनाना वाले में, इसको भी समझ लेते हैं। ऑटो ट्रिप्लॉइडी अकर्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म हैज थ्री कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम 3n आल derived फ्रॉम सेम स्पीसीज। जब किसी एक ही स्पीसीज से, किसी सेम स्पीसीज से जब क्रोमोसोम के कंप्लीट 3 सेट बन जाते हैं, जैसे मान लो एक सेट ये बन गया, एक सेट ये बन गया और एक सेट ये बन गया। अब ये तीनों आपस में एक कंप्लीट सेट है, ये कंप्लीट सेट हो। जैसे ह्यूमन क्या होता है, ये डिप्लॉइडी होता है 2n, यानी कि इसके अंदर जितने क्रोमोसोम पाए जाएंगे वो हमेशा जोड़े में पाए जाएंगे। एन आर आर ऐसे जितने भी क्रोमोसोम होंगे ये सभी बिल्कुल जोड़े में पाए जाते हैं। इसी तरीके से बनाना में क्या होता है, क्रोमोसोम के तीन तीन जोड़े पाए जाते हैं, हर क्रोमोसोम का 3 जोड़ा पाया जाता है। एक ही तरीके के क्रोमोसोम होंगे, एक ही तरीके के इस पे जीन होंगे, एलील होंगे, और ये हमेशा तीन तीन के जोड़े में पाए जाते हैं। और ये जो तीनों जोड़े बन रहे होते हैं, ये तीनों जोड़े सेम स्पीसीज के होते हैं, मतलब सेम ही होते हैं, सेम स्पीसीज के होते हैं, किसी दूसरे स्पीसीज से नहीं आए होते हैं। तो इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, ऑटो ट्रिप्लॉइडी। आलो नहीं, ALLO नहीं वाला, ये वाला नहीं बात कर रहा हूँ, ऑटो की बात कर रहा हूँ। ऑटो में सेम स्पीसीज के मोर देन वन सेट अगर क्रोमोसोम के होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइडी। और ऑटो पॉलीप्लॉइडी में डिप्लॉइडी भी आता है, ट्रिप्लॉइडी भी आता है, टेट्राप्लॉइडी, पेंटाप्लॉइडी, हेक्साप्लॉइडी, सेप्टाप्लॉइडी, ऑक्टाप्लॉइडी, ये सब आता है। तो इसमें जो मैं बात कर रहा हूँ ऑटो ट्रिप्लॉइडी का, सेम स्पीसीज में ऑटो ट्रिप्लॉइडी का मतलब होता है कि जब 3 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं किसी सेम स्पीसीज के तो वो कहलाते हैं ऑटो ट्रिप्लॉइडी। काजेस फर्टिलाइजेशन एरर, कई बार फर्टिलाइजेशन एरर हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि एक डिप्लॉइड गैमेट है 2n, ये फ्यूज कर लेता है एक हेप्लॉइड गैमेट से। क्या करते हैं, पहले मान लो कि एक गैमेट आया मेल से, एक गैमेट आया फीमेल से, ये दोनों आपस में फ्यूज करके 2n बन गया। लेकिन गलती से फिर क्या हो गया, एक मेल का फिर से एक गैमेट आ गया और वो फ्यूज कर गया तो 3n बन जाता है। तो ये इस तरीके से बन जाता है जब फर्टिलाइजेशन में थोड़ा एरर हो जाता है। दिस कैन हैपन ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग मियोसिस लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड गैमेट। यही जो मैं बोल रहा हूँ इसी के बारे में यहाँ पर बात होगी। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, हो सकता है कि आप लोगों को ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ ये आप लोगों को ऊपर ऊपर से निकल जा रही हो, तो इसका केवल एक ही वजह है कि आपका जो फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर नहीं है। अगर आप उसको क्लियर करना चाहते हैं तो पहले आप उसको पढ़ के अच्छे से क्लियर कर लो, तभी ये चीजें समझ में आएंगी। और अगर मैं इसको डिटेल में पढ़ाने लगूंगा तो हर चीज को पूरा फंडामेंटल मुझे पढ़ाना पड़ेगा, तभी एक एक लाइन एक कंप्लीट हो पाएगी। इस वजह से मैं थोड़ा ऊपर ऊपर ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो ये रिकॉल हो जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ। इफेक्ट की बात करें तो स्टेबिलिटी हो जाती है, डेवलपमेंट इश्यूज आते हैं और वायबिलिटी ऑफ प्लांट्स आता है। ये सब चीजें जो है आप पढ़ लेना, मैं बता दिया आपको ऑटो ट्रिप्लॉइडी क्या होता है। आगे बात करते हैं आलो पॉलीप्लॉइडी। ठीक, वहां जो ट्रिप्लॉइडी है वहां पॉली भी लगा दोगे तो पॉली का क्या मतलब होगा, पॉली का मतलब एक से अधिक, दो रहेगा तब भी पॉली में आएगा, तीन रहेगा तब भी, चार रहेगा तब भी। अब आलो और आटो तो मैंने पढ़ा दिया, अब आलो समझते हैं। आलू पॉलीप्लाइडी में इसमें आटो ट्रिप्लॉइडी भी, आलू ट्रिप्लॉइडी भी बोल सकते हो, आलू डिप्लॉइडी भी बोल सकते हो, हेक्साप्लॉइडी भी बोल सकते हो, इस तरीके से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आलू पॉलीप्लाइडी में ध्यान से समझना, इसमें डिफरेंट स्पीसीज है, केवल एक चीज का अंतर है इसमें, इसमें आपको डिफरेंट स्पीसीज देखने को मिलेगा। जैसे आपको जब ऑटो ट्रिप्लॉइडी बोल रहा था मैं, तो उसमें आपको क्या दिख रहा था, उसमें आपको बिल्कुल सेम स्पीसीज देखने को मिल रही थी, यहाँ पर सेम स्पीसीज लिखा हुआ था। लेकिन जब इसमें हम बात करेंगे तो डिफरेंट स्पीसीज होता है, बात वही है बिल्कुल सेम। Allopolyploidy occurs when an organism have multiple complete set of chromosome derived from different species। अगर डिफरेंट स्पीसीज से डिराइव होके किसी क्रोमोसोम के डिफरेंट डिफरेंट सेट बन जाते हैं, 3 4 5 6, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट स्पीसीज से बन के आएंगे तो हम बोलेंगे आलू पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। ठीक, दिस टिपिकली रिजल्ट फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टू स्पीसीज फॉलोड बाय क्रोमोसोम डबलिंग। ध्यान से समझना, मान लो मैंने हाइब्रिडाइजेशन कर दिया, हाइब्रिडाइजेशन किया तो एक इसका एक इसका। अब ध्यान से समझना, हाइब्रिडाइजेशन में मैंने दो दो अलग अलग स्पीसीज का दो अलग अलग स्पीसीज लिया है। अगर सेम ही स्पीसीज लेंगे तो वो दूसरा वाला बन जाएगा। अलग अलग स्पीसीज मैंने ले लिया, एक तो मान लो ये ले लिया,
और दूसरा मान लो मैंने ये वाला ले लिया। अब इसका जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमको एक तो ये मिल गया और एक ये मिल गया। अब गलती से फिर से इसमें से एक अगर हमको आके मिल गया तो ये बन गया हमारा कैपिटल पी, स्मॉल पी और स्मॉल पी। अब ये तीन मिल गया, तो ये तीन मिल गया डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का, क्योंकि ये अलग स्पीसीज थी, ये अलग स्पीसीज थी, इस तरीके से मिल गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आलू पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। ठीक, ये क्या होता है, इसके इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्रोमोसोम डबलिंग हो जाती है। जैसे मान लो कि अगर इसमें मान लो पहले इसमें अगर 20 क्रोमोसोम होने वाले थे, 2n बराबर, तो अब इसमें अगर 3n हो गया तो इसका क्रोमोसोम नंबर 30 हो जाएगा। ठीक, तो इसी के बारे में बात यहाँ पर करी जा रही है। आगे बात करते हैं ऑटो ट्रिप्लॉइडी। ऑटो ट्रिप्लॉइडी अकर्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म हैज कंप्लीट सेट ऑफ 3n ऑल सेम स्पीसीज। इसकी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी। ऑटो ट्रिप्लॉइडी और आलो ट्रिप्लॉइडी मैंने दोनों ही बता दिया है, इसमें डिफरेंट स्पीसीज है, इसमें सेम स्पीसीज है। वही चीज मैंने यहाँ पर दोबारा लिख दिया थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, इसको आप पढ़ लेना। आगे बात करते हैं टेबल ऑफ डिस्कवरीज एंड कंट्रीब्यूशंस इन सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। बायोलॉजी में, सेल्स में और जेनेटिक्स में कौन कौन सी डिस्कवरीज हुई है मेन मेन, और कौन कौन से लोगों ने इसको किया है, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। जैसे सबसे पहली बार एक जीवित सेल को किसने देखा था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1723 में देखा था। एक चीज ध्यान से समझना, जब रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल देखा था, पहली बार कोशिका जो खोजने का सिद्धांत, पहली बार कोशिका किसने खोजी थी, जब इसके बारे में बात होती है तो कई बार आता है कि रॉबर्ट हुक ने पहली बार कोशिका खोजी थी। लेकिन इन्होंने जो कोशिका खोजी थी वो मरी हुई कोशिका थी, कॉर्क वाली सेल में इन्होंने कोशिका खोजी थी। तो ये सेल वॉल के बारे में इनका क्रेडिट दिया जाता है। रॉबर्ट हुक ने 1965 में खोजी, सॉरी 1665 में खोजी थी। इसके बाद जो लिविंग सेल थी, यानी कि पहली जीवित कोशिका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने खोजी थी। कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था 1851 में। न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस पाया जाता है, उसको फोंटाना ने खोजा था 1781 में, न्यूक्लियोलस। लेकिन इसको टर्म दिया था बोवेन ने 1840 में। ध्यान से समझना, न्यूक्लियोलस जो होता है, जैसे मान लो ये सेल है, एक कोशिका है, कोशिका के बीच में यहाँ पर एक कहीं पर पाया जाएगा न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है। तो ये चीज जो खोजी थी वो किसने खोजी थी, फोंटाना ने खोजी थी। लेकिन जो ये न्यूक्लियोलस जो ये नाम है, ये नाम किसने दिया था, अगर हम इस नाम की बात करें तो ये नाम इनको दिया था, इन्होंने, बोमैन ने दिया था। और कब दिया था, 1840 में दिया था। पहले इन्होंने खोजा 1781 में, उसके इतने साल बाद तब 1840 में इन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया, जो कि आज तक चला आ रहा है। सेल थ्योरी के बारे में बात करें तो सेल थ्योरी दिया था स्लीडेन और स्वान ने दिया था 1839 में। अब इस सेल थ्योरी क्या होती है ये भी मैंने फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स में अच्छे से पढ़ाया है। 3 थ्योरीज हैं सेल की, वो मैंने वहां पढ़ाया है, तो आप वहां से क्रॉस चेक कर सकते हैं जाके। बात करेंगे टर्म जो माइटोसिस है, इसको किसने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था 1882 में। और जो मियोसिस होता है, ये दोनों जो हैं, ये दोनों कोशिका विभाजन के प्रकार हैं, सेल डिवीजन, टाइप ऑफ सेल डिवीजन। एक तो होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। ये भी मैंने फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स में पढ़ाया है। तो माइटोसिस जो है उसको फ्लेमिंग ने दिया था, और जो ये मियोसिस है उसको फार्मर और मोरे ने दिया था। फार्मर और मोरे ने, ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या दिया था, मियोसिस दिया था। और माइटोसिस किसने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था। माइटोसिस को क्या बोलते हैं, समसूत्री। क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। ये कहाँ होता है, ये वेजिटेटिव सेल में होता है। ठीक, और ये जो मियोसिस होता है ये कहाँ पर होता है, जिसको हम बोलते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन ये कहाँ पर होता है, ये हमारा होता है जो हमारे सेक्स वाली सेल होती हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है, सेक्स सेल बोल सकते हो या ये इनको बोल सकते हो रिप्रोडक्टिव सेल भी इनको कह सकते हो। तो जैसे चाहे फीमेल का एग की बात हो, फीमेल के चाहे एग की बात हो, और चाहे मेल के स्पर्म की बात हो, यहाँ पर जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, उनमें जो कोशिका विभाजन होता है वो मियोसिस होता है। जैसे मैंने बताया कि एन मेल से आ गया, एन फीमेल से आ गया, फिर दोनों मिला के 2n बन गया। तो ये वाली बात किसमें हो रही है, ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं मियोसिस कहते हैं। और इसमें क्या होता है, 2n रहता है कोशिका, और यही कोशिका दो भागों में बट जाती है। तो इसमें गुणसूत्र का बिल्कुल विभाजन नहीं होता है। तो एक कोशिका दो कोशिकाओं में बट जाती है, 2n यहाँ भी रहेगा, 2n यहाँ भी रहेगा, कहीं पर n नहीं बनता है, सिंगल n नहीं होता, हैप्लॉइड नहीं होता है।
तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है माइटोसिस, कोशिका विभाजन। ठीक। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से पौधा अपने आकार में वृद्धि करता है, फ्रूट बनता है। और इसकी वजह से क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन होता है, नई नई वेराइटीज बनती है और सीड का डेवलपमेंट होता है। ये सभी चीजें इसकी वजह से होती हैं। बात करेंगे प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा जो होता है, इसको खोज किया था स्टास बर्गर ने 1901 में किया था। प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसको जेई पुरकिंजे ने किया था 1840 में। ये सब चीजें जो है पूरे टेबल में, ये सभी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी चीजें बहुत अच्छे से आप याद करिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करेंगे प्रोटोप्लास्ट की। प्रोटोप्लास्ट को खोजा था हस्टिन ने खोजा था। हस्टिन ने 1880 में खोजा था। प्लाज्मा लेमा को खोजा था जेक्यू प्लोब ने 1931 में। यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट ऑफ सेल, यूनिट मेम्ब्रेन जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल का दिया था, डेविड रॉबर्टसन ने दिया था 1962 में। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकलसन ने दिया था 1972 में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी जो खोज की थी, ये किसने की थी? के आर पोर्टर ने किया था 1945 में। प्लास्टिड की जो खोज की थी, वो अर्नेस्ट हैकेल ने की थी, 1865 में करी थी। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट AFW सिचिम्पर ने करी थी इसकी खोज। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया का सी बेंडा ने करी थी। सी बेंडा 1867 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले थे। इन्होंने कोशिका में सबसे पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया खोजा था। गाल्जी बॉडी को कैमिलो गाल्जी ने खोजा था। इन्होंने इसका नाम भी अपने नाम पर ही रख दिया, गाल्जी बॉडी। कैमिलो गाल्जी ने खोजा था। आरएनए की डिस्कवरी किसने की थी? आरएनए की डिस्कवरी करी थी पेलाडे ने 1955 में। ये फेराडे नहीं है, पेलाडे है, ध्यान से समझना, नहीं तो फेराडे वाला मोटर वाला समझ लो, फिजिक्स चले जाओ। राइबोसोम्स फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड बाय पेलाडे 1953 बट नेम्ड बाय हेगेन्यू इन 1958। तो राइबोसोम्स की खोज इन्होंने करी थी। फिर अगले अगर हम स्लाइड की बात करें तो लाइसोसोम्स, जिसको हम बोलते हैं आत्महत्या की थैली, डी डवे ने करी थी। डी दुबे इसको बोलते हैं या डी डवे बोलते हैं। सेंट्रोमेयर की खोज की थी टी बॉवेरी ने की थी। और क्रोमोसोम जो एब्जॉर्ब बाई ऑब्जर्व, क्रोमोसोम को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था ई स्टास बर्गर ने किया था। और क्रोमोसोम जो टर्म दिया था, इसको दिया था वाल्डियर ने। ध्यान से समझना, क्रोमोसोम को सबसे पहली बार देखा किसने था? ई स्टार्स बर्गर ने देखा था 1875 में। लेकिन इसका नाम उन्होंने नहीं दिया था। नाम क्रोमोसोम जो नाम दिया गया, ये वाल्डियर ने दिया 1888 में दिया था। डबल हेलिक्स जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये वाटसन और क्रिक ने दिया था 1953 में। कॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको हम डीएनए सीक्वेंसिंग बोलते हैं, ये बर्ग, जिलबर्ट और एंगर, इन तीनों ने दिया था, जिसको हम डीएनए सीक्वेंसिंग बोलते हैं। ये चीजें यूज करी जाती है जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, तो उसमें इसका काम लगता है। सेक्स लिंकेज जो होता है या सेक्स डिटर्मिनेशन, इसको इसको सबसे पहली बार खोजा था वैटसन ने खोजा था, जिसकी वजह से वो जान पाते हैं कि जो सेल है वो कैसी है। मतलब ये आगे जो सेल है, ये आगे बढ़ के मेल बनेगी या फीमेल बनेगी, समझ पा रहे हो? मतलब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है, ध्यान से समझना। मैंने बोला था कि जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं के अंदर क्या होता है? महिलाओं के अंदर केवल एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक। और पुरुषों में एक अंतिम जोड़ा होता है जो एक्स वाई का होता है। तो यही एक्स वाई जो होता है, यही सेक्स डिटरमाइन करने का क्रोमोसोम होता है। जैसे 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, तो पुरुषों में सभी चीजें एक्स 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 एक्स, जैसे यहाँ एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी, इसी तरीके से टोटल 23 जोड़ी होता है। तो लास्ट वाला जो 23वां जोड़ी होती है, उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। जबकि अगर हम फीमेल की बात करें, ये मैं मेल की यहाँ पर बात कर रहा था, अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी एक्स 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 एक्स, इनके अंदर ये जैसे तीन जोड़ी, एक दो तीन जोड़ी हो गया, इसी तरीके से इनके अंदर टोटल 23 जोड़ी जो होता है वो बिल्कुल सेम ही होते हैं। पुरुष में एक्स वाई जो होता है, यही एक सेक्स डिटर्मिनेशन वाला एक क्रोमोसोम का पेयर होता है। इसी की वजह से क्या होता है, अगर डबल एक्स हो गया, यानी कि यहाँ से एक्स मिल गया और यहाँ से एक्स आ गया, तो फिर लड़की पैदा हो जाएगी। और यहाँ से अगर एक्स आ गया और यहाँ से अगर वाई आ गया, तो एक्स वाई हो जाएगा, तो फिर से ये लड़का पैदा हो जाएगा। यही चीज होता है, तो इसको हम सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद आगे हम बात करें तो आता है लिंकेज थ्योरी। सेक्स लिंकेज की जो बात होती है,
उसको बात करेंगे तो इसकी थ्योरी किसने दिया था? इसकी थ्योरी दिया था टी.एच. मॉर्गन ने 1910 में दिया था। जो टर्म है प्योर लाइन, जो भी मैंने बोला था कि होमोजाइगस होमोजीनियस जो पॉपुलेशन होती है वो प्योर लाइन की होती है। प्योर लाइन, फिनोटाइप, जीन, जीनोटाइप, ये सभी जो टर्म थे ये दिया था जोहानसन ने, डब्ल्यू एच जोहानसन ने 1903 में ये शब्द दिए गए थे। आगे बात करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, इसको दिया था टी मॉर्गन ने। एक्सरे फिजिकल म्यूटेंट बाई मूलर ने, एक्सरे से उनको उन्होंने क्या किया था? म्यूटेशन किया था। एक्सरे जो होता है वो एक फ्यूजल म्यूटेंट है, फिजिकल म्यूटेंट है। कहने का मतलब अगर कोई एक पौधा है उस पे हम एक्सरे डाल देते हैं, एक्स की किरणें डाल देते हैं, तो उस पौधे के अंदर म्यूटेशन हो जाएगा, पौधे का जो जेनेटिक मटेरियल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये किसने बताया था? ये म्यूलर ने बताया था कि एक्सरे जो होता है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि इस ये क्या करता है, ये म्यूटेशन करवा सकता है। तो म्यूटेशन जिसकी वजह से होता है उसको बोलते हैं म्यूटेंट। बात करेंगे बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एवेरी मैकलीड और एमसी कार्टे इन्होंने दिया था। फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक क्रॉस वाज मेड बाय, इंटर स्पेसिफिक क्रॉस हो रहा है मतलब एक स्पीसीज ये है एक्स, एक दूसरी स्पीसीज है वाई। मान लेते हैं दो स्पीसीज अलग अलग है, जैसे मान लो गेहूं है, एक क्या है, गेहूं है, और एक दूसरा है राई। एक तो क्या है गेहूं और दूसरा है राई, इन दोनों के क्रॉस कर दिया हमने, बना दिया ट्रिटिकेल। अब ये जो है ट्रिटिकेल, ये गेहूं गुड़े राइस से बना है। तो इस तरीके का जो सबसे पहली बार जो हुआ था, सबसे पहली बार जो क्रॉस किया गया था वो थॉमसन फेयरचाइल्ड ने किया था। तो सॉरी, थॉमस फेयरचाइल्ड ने किया था। ध्यान से समझना, ये वाली मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल इसको दे रहा था, नहीं तो समझ लो कि थॉमस फेयरचाइल्ड ने गेहूं और सरसों का क्रॉस करके फिर ये ट्रिटिकेल बनाया था। इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ केवल इंटर स्पेसिफिक क्रॉस पहली बार किसने किया था? तो थॉमस फ्रेंचाइल्ड ने किया था। सेंटर ऑफ ओरिजिन जो दिया था वो बेबीलोन ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हेट्रोसिस जो शब्द है वो सुल ने दिया था। आरएनए को सबसे पहली बार सिंथेसाइज किया गया था सी ओचवा ने 1969 में किया था। जो जेनेटिक शब्द है इसको दिया था डब्ल्यू वेट्समैन ने 1905 में दिया था। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप याद कर लेना क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दिया था? बेडले और टैटूम ने दिया था 1914 में। ओपेरॉन हाइपोथेसिस दिया था जेकोब और मोनोमोइड ने 1961 में दिया था। म्यूटेशन जो है सबसे पहली बार कहाँ डिफाइन किया गया था? ह्यूगो डिब्रीज ने म्यूटेशन दिया था। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटाजीन्स क्या होते हैं, म्यूटेंट क्या होते हैं, ये सभी चीजें मैं आपको आगे चढ़ के बताऊंगा। फिलहाल आप ऐसा समझो कि म्यूटेशन क्या होता है? सडन हेरिटेबल चेंज इन अ पॉपुलेशन इन अ प्लांट इन ए ऑफ स्प्रिंग इज नोन एज म्यूटेशन। ये तरीका होता है। आगे मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा म्यूटेशन क्या होता है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो, मेरा लेक्चर आपको अच्छा लग रहा हो, मेरा जो एफर्ट है, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरी जो टीम मेहनत कर रही है, वो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप हमें फाइनेंशियली जरूर सपोर्ट करिए। इससे हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा। इसके साथ साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।